ओम साई राम। मैं की तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत में शकों को पढ़ रहे थे। शकों को हमने पढ़ लिया था। अगली क्लास जो हमारी अब आज स्टार्ट होने जा रही है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहलों के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहलो। पहलो यानी इन्हें पार्थियन के नाम से जानते हैं। ये वो आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत पे आक्रमण करने के लिए ईरान से योजना बनाई। यानी पार्थियन जो थे ये ईरान से संबंधित थे। पूछा जाए पार्थियन कहां के निवासी थे तो यह ईरान से आक्रमण करने भारत आए थे। तो ईरान से संबंधित थे। सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन राजा, फिर इसके बाद शक, फिर पहलो, तब कुषाण आएंगे। शक जहां चीन के निवासी थे, वहीं पर जो ईरान के निवासी हैं वो पहलो या पार्थियन के नाम से जानेंगे। इन्होंने भी अपनी जो राजधानी है वो तक्षशिला को बनाया। यानी इनकी राजधानी जो है वो तक्षशिला है। तक्षशिला से जहां से शकों ने अपनी उत्तर में शाखा स्थापित की थी, तक्षशिला और मथुरा, वहीं तक्षशिला पहलो की भी राजधानी थी। पहली शताब्दी में गोंडो फर्निस नामक एक प्रसिद्ध पहलो राजा हुआ। तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गोंडो फर्निस एक प्रसिद्ध पहलो राजा हुआ। इस पहलो राजा ने, ध्यान रखना, तख्त ए बही नाम का एक अभिलेख स्थापित किया है। तख्त ए बही, ये इसका एक अभिलेख है, बहुत फेमस है। इसने तख्त ए बही अभिलेख स्थापित किया है। पहलो शासकों के समय ही भारत में पहली बार कह सकते हैं मिशन के रूप में एक संस्थाएं आनी शुरू हुई। सेंट थॉमस नाम का एक प्रचारक इसी समय ईसाई मत का प्रचार करने भारत आया था। ध्यान रखना, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस इसी समय ईसाई मत का प्रचार करने भारत आया। ध्यान रखना, ये पहला उदाहरण है ईसाई मत का प्रचार करने का, पहला उदाहरण। जबकि आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था तो उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत आने की परमिशन दे दी गई थी। तो यही तो मेन चीज थी। भारत में ईसाई मत का प्रचार करने के लिए प्राचीन भारत में पहला जो उदाहरण है वो किसके समय मिलता है तो गोंडो फर्निस यानी एक पहलो राजा थे जिनके समय पहला ईसाई मिशन भारत आया था। तो इतना आपको पहलों के बारे में समझना है। इसके बाद अब हेडिंग डाल लीजिएगा, कुषाण वंश या कुषाण आक्रमणकारी। ये आक्रमणकारी के रूप में आए, लेकिन भारत इनको इतना पसंद हो गया, इतना इनको अच्छा लगने लगा कि यहीं पर रच बस गए। कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ। लेकिन इसके साथ साथ कुषाणों के बारे में हमने कुछ चीजें पहले भी पढ़ ली थी कि पहले सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। तो इस तरह की जो बातें हैं कुषाणों के बारे में जानकारी तो थोड़ी हमारे पास पहले से थी, लेकिन जो अन्य चीजें हैं वो जरा देख लीजिए, ध्यान से देखिए। कुषाण किस, तो ये मूलतः चीन के निवासी थे, मूलतः चीन के निवासी थे। इन्होंने शकों को पराजित किया था चीन में।
लेकिन थोड़े समय बाद शकों से और मजबूत एक अन्य शाखा चीन में थी जिसे हूण के नाम से जाना जाता था। आगे आप हूणों को भी पढ़ेंगे। तो ये हूणों से चीन में पराजित हो गए। जब हूणों ने इन्हें पराजित कर दिया, हूणों से चीन में पराजित होने के बाद भारत आ गए। भारत आ गए और जैसे ही भारतीय आए तैसे ही इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, तक्षशिला और मथुरा से शकों को भगा दिया और वहां पर इन्होंने एक तरह से अधिकार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह करके कुषाण वंश जो था वो शुरू हुआ। उत्तर भारत में शकों को इन्होंने पराजित करके फिर धीरे धीरे करके पश्चिम भारत तक इन्होंने अधिकार किया। ध्यान रखना है, इन्होंने शकों को भारत में भी पराजित किया है। तो शकों को उत्तर भारत में पराजित करके पश्चिम में भी अधिकार कर लिया। यानी जैसे ही भारत आए चीन से, इन्होंने पहले तो उत्तर भारत में शकों को पराजित किया, फिर धीरे धीरे करके साम्राज्य इनका विस्तृत होता गया। कनिष्क के समय इन्होंने दक्षिण भारत से यानी पश्चिम भारत और अन्य क्षेत्रों पर यानी दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को स्थापित किया। कनिष्क का साम्राज्य बहुत बड़ा था, चीन से लेकर के मंगोलिया, मध्य एशिया और भारत तक कनिष्क का साम्राज्य था। ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ जो ये कुषाण थे, इनका सबसे प्रसिद्ध राजा शुरुआती दौर का था कुजुल कैटफिस। इसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की है। कुजुल कैटफिस शुरुआती दौर में कुषाण वंश का जो संस्थापक था। अगर पूछा जाए भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, देखिएगा भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, तो भारत में कुषाण वंश जो था उसका संस्थापक कुजुल कैटफिस था। कुजुल कैटफिस था। इसने भारत में कुषाण वंश जो था उसकी नींव रखी। इसके साथ साथ इसके द्वारा तांबे के जो सिक्के चलाए गए वो बहुत ही फेमस हुए, क्योंकि उसमें बौद्ध मत से संबंधित चीजों को दर्शाया गया था। जो कुषाण राजा हैं बौद्ध मत को मानने वाले हैं, तो ध्यान रखना, इसने तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए और ये जो कुजुल कैटफिस था, या आप ये कह लीजिए कि जो कुषाण राजा थे ये बौद्ध मत को मानते थे। बौद्ध मत के ये अनुयायी थे। कनिष्क के बारे में तो अभी आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति जो थी उसका आयोजन किया गया था। कुषाण राजाओं ने अपनी जो राजधानी बनाई वो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है, पेशावर, जिसे पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। कुषाणों ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर का नाम है, उसको बनाई। इस तरह करके जो कुषाण थे उन्होंने राज करना शुरू किया। विम कैटफिस जो था वो कुजुल कैटफिस का उत्तराधिकारी है, जिसने खुद को माहेश्वर के नाम से बताया है।
भारत में सोने के सिक्के चलाने का पहला जो श्रेय है वो इसी को दिया जाता है, विम कैटफिश को। कुडुल कैटफिश का बेटा विम कैटफिश जो था, ध्यान से समझिएगा, कुडुल कैटफिश इसका जो पुत्र था उसका नाम था विम कैटफिश। इसने खुद को माहेश्वर कहा है, माहेश्वर कहा, और इसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले या प्रथम बार सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण राजाओं ने। अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो विम कैटफिश। ये कौन था? कुडुल कैटफिश का बेटा था, जिसने खुद को माहेश्वर कहा, और इसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही चलाए हैं, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलाए हैं, क्योंकि गुप्त राजवंश को ही भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ उसके सिक्कों पर, खुद को जब इसने माहेश्वर कहा तो इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का जो उल्लेख है वो भी मिलता है। तो ध्यान रखना, जो विम कैटफिश है इसके जो सिक्के हैं उन पर शिव, नंदी और त्रिशूल इसका अंकन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर सोने का कोई सिक्का मिल जाए उसमें शिव, नंदी और त्रिशूल यानी शिव जी से संबंधित हो तो समझ लीजिएगा कि कुषाण राजा विम कैटफिश का है, जिसने अपने समय में खुद को माहेश्वर कहा और सोने के सिक्के जारी किए। तो इस तरह करके ये हमारे सामने कुषाण राजाओं का पहला एक स्टेप था। लेकिन अब हम भारत के उस महान राजा की चर्चा करेंगे जिसे कनिष्क के नाम से जाना गया। कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क कहा गया। इसको कहते तो कुषाण वंश का है, लेकिन अखिल भारत साम्राज्य का इसको एक बहुत ही बेहतरीन शासक कहेंगे। दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ राजा हुए उन श्रेष्ठ राजाओं में कनिष्क को शामिल किया जाता है। कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है, यानी ईस्वी सन में आता है। ध्यान रखना, 78 ईस्वी सन यानी 78 एडी से लेकर 101 ईस्वी सन तक ये गद्दी पर रहता है। इस बीच इसने जो शासन किया है उसको हम पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं नहीं। तो ध्यान रखना, कनिष्क की गणना विश्व के महान राजाओं में की जाती है। वो एक बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। इस साम्राज्य में वर्तमान स्थिति देखें तो मध्य एशिया, चीन, इसके साथ साथ मंगोलिया, बैक्ट्रिया और बनारस तक यानी भारत का पूरा क्षेत्र भी शामिल था। तो ध्यान रखना, इसका जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य में चीन, मध्य एशिया का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें नेपाल, भूटान और बगल के सारे लगभग देश आते हैं, मध्य एशिया। इसके बाद मध्य एशिया में ही जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये भी सब आते हैं, मध्य एशिया। इसके बाद भारत, इसके बाद जो बैक्ट्रिया, मंगोलिया, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल थे। सोचकर देखिए कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। एक राजा जिसने चीन और भारत दोनों पर राज किया है उसका नाम कनिष्क है। कनिष्क ने अपने शुरुआती जो कह सकते हैं उपाधियां हैं वो देवपुत्र शाही की धारण की। वो बौद्ध मत को मानता था, इसलिए उसने ऐसी उपाधि धारण की। उसने देवपुत्र यानी देवताओं का पुत्र, देवपुत्र शाही, मुस्ताही, ये उसने उपाधि धारण की। बौद्ध मत को मानता था कनिष्क, और बौद्ध मत से जुड़े प्रति कह सकते हैं वर्ष वो अपने धन का दान कर देता था। ध्यान से समझिए, बौद्ध भिक्षु के रूप में जब ये जाता था बौद्ध कह सकते हैं भिक्षु के संघ में,
तो संघ में ये हर वर्ष अपना जितना भी धन होता था वो पूरा दान करके चला आता था, एक भी रुपए अपने पास नहीं रखता था, शरीर में जो वस्त्र होते थे वो तक दान करके आता था। ऐसा कनिष्क एक महान राजा था जो हर वर्ष अपने धन को दान कर देता था। इसके बाद कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वो कनिष्क द्वारा ही किया गया है। तो चौथी बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन कराया। यह आपको पता है कश्मीर में इसने आयोजन कराया। इसके साथ साथ कनिष्क के समय बहुत सारी चीजें बहुत प्रसिद्ध थी। कनिष्क के समय अश्वघोष जो था वो उसका राज्य कवि था जिसने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद की रचना की है। ध्यान रखना, इसके समय अश्वघोष जो था इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये इसका कनिष्क का राजकवि था। इसने बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध चरित्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ग्रंथ इसका है सौंदरानंद। एक ग्रंथ इसका और है जिसे सारिपुत्र प्रकरण के नाम से जानते हैं। सारिपुत्र प्रकरण, इनकी इसने रचना की है। किसने की है तो ध्यान रखना अश्वघोष, जो इसके कह सकते हैं राजकवि के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ जो वसुमित्र हैं उन्होंने महाविभाषा शास्त्र की रचना की है। इसके समय एक और प्रसिद्ध लेखक जिन्हें वसुमित्र के नाम से जाना जाता है, इन्होंने महाविभाषा शास्त्र की रचना की। महाविभाषा शास्त्र जो है इसे बौद्धों की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना, रचना किसने की है? महाविभाषा शास्त्र रचना की है किसने? तो वसुमित्र ने। इसे बौद्धों की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्धों की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, पीडिया कहा जाता है। जबकि जो बुद्ध चरित्र है इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ध्यान रखना, अश्वघोष ने जिसे रचा है वो बौद्धों की रामायण है। बुद्ध का पूरा दर्शन है बौद्धों की रामायण। जैसे रामायण है तो भगवान राम का पूरा दर्शन है, वैसे ही बौद्धों की रामायण अश्वघोष द्वारा जो रची गई बुद्ध चरित्र है उस पर एक तरह से लिखी गई। इसके साथ साथ चरक और सुसुप्त इस समय प्रमुख एक तरह से वैद्य थे कनिष्क के। तो कनिष्क के समय ही चरक और सुसुप्त का उल्लेख आपको मिलेगा। चरक संहिता नामक ग्रंथ जो है वो चरक ने ही लिखी है। चरक और सुसुप्त ये इस समय के वैद्य थे। कनिष्क के दरबार में चरक और सुसुप्त थे। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। चरक संहिता। इसके बाद सुसुप्त ने सुसुप्त संहिता की रचना की। ध्यान से समझिएगा, सुसुप्त जो है ये वैसे ही एक तरह से शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते थे, यानी सर्जरी करने के लिए जाने जाते थे। ये जो सुसुप्त है इन्होंने सुसुप्त संहिता नामक एक ग्रंथ की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की। इन्होंने सुसुप्त ने ये जो थे ये शल्य चिकित्सा के लिए यानी सर्जरी के लिए जाने जाते थे। शल्य चिकित्सा ये सर्जरी के लिए जाने जाते थे सुसुप्त। चरक ये भी इनके राजवैद्य थे। इसके बाद मथुरा नाम का एक व्यक्ति कनिष्क का मंत्री था जो हर क्षण कनिष्क के साथ रहता था। ये कनिष्क का मंत्री था जो हर क्षण कनिष्क के साथ रहता। कनिष्क को बताया करता था कि दान करने से धन बढ़ता है, क्योंकि जब आप दान कर दोगे कुछ नहीं बचेगा, जीरो, यानी फिर से एक नई सोच के साथ धन कमाओगे। तो ये जो व्यवस्था बताता था मथुरा था ये। इसके साथ नागार्जुन भी कनिष्क के ही समकालीन है।
जिन्होंने रस शास्त्र की रचना की है, रस शास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो हेडिंग डालकर लिखिएगा नागार्जुन। इनके बारे में कई सारे प्रश्न हैं, एक जगह पर लिख लीजिएगा नागार्जुन। नागार्जुन पहला तो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। दूसरा, इन्होंने ये रस शास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, वो बहुत ही फेमस हुआ, सापेक्षता का सिद्धांत जिसे जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने सापेक्षता, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसके जन्मदाता हैं। सापेक्षता के सिद्धांत के जन्मदाता। स्यादवाद नामक इन्होंने एक अपना मत चलाया था। तो स्यादवाद मत के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन है। पूछा जाए किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ध्यान रखना, ये नागार्जुन थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। शक संवत जो है ये कनिष्क द्वारा ही शुरू किया गया। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई, कनिष्क के द्वारा की गई, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया वो शकों के द्वारा किया गया, इसीलिए इसको शक संवत के नाम से जाना गया। तो ध्यान रखना, शक संवत की शुरुआत ऐसे हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा 78, ऐसे लिखिएगा शक संवत 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। जनक कौन है इसका? तो जनक कनिष्क है। नाम इसका शक संवत क्यों पड़ा? तो शकों ने सर्वाधिक प्रयोग किया, इस कारण शकों के सर्वाधिक प्रयोग के कारण नाम पड़ा शक संवत। इसके बाद शक संवत जो है, अगर आज से आप इसकी तुलना करना चाहें तो 2021 चल रहा है, इसमें 78 आप जोड़ दीजिए तो 2099 शक संवत भारत में इस समय ये कैलेंडर चल रहा है। ध्यान रखिएगा, हमने शक राजाओं से बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो इस तरह करके जो शक संवत है इसकी शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की। जनक है, 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ कनिष्क के सेनापति ने भी उसकी कनिष्क की हत्या कर दी है। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप भी बनवाया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पूछा जाए अगर कनिष्क ने अपना स्तूप कहां बनवाया है? कनिष्क ने पेशावर में स्तूप बनवाया, एक बौद्ध स्तूप बनवाया। ध्यान से समझिएगा, बौद्ध स्तूप बनवाया। ये बौद्ध स्तूप बौद्धों के रहने के लिए स्थान होते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे। कनिष्क की जो हत्या है इसके सेनापति द्वारा कर दी गई। हत्या सेनापति द्वारा कनिष्क की 1001 ईस्वी में हत्या कर दी गई। तो इस तरह करके कनिष्क का ये शासनकाल था। कनिष्क के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें अंतिम जो इस कनिष्क के यानी कुषाण वंश का शासक है वो वासुदेव है। ध्यान रखना, क्रम से अगर पूछा जाए तो वाशिष्क, हुविष्क और वासुदेव उत्तराधिकारी। तो पहला है वाशिष्क, दूसरा
होविस्क, तीसरा वासुदेव, ये कनिष्क के उत्तराधिकारी। अगर पूछा जाए कुषाणों का भारत में अंतिम राजा, तो वासुदेव कुषाणों का अंतिम भारत में राजा है। इस तरह करके कुषाण आक्रमणकारी थे, इनके बारे में आप समझ चुके। इसके बाद अब हेडिंग डाल लीजिए सातवाहन राजा। हमारे पास हूण जो राजा हैं वो बचे हुए हैं, इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये हूण आक्रमणकारी बहुत बाद में आते हैं। तो इस समय के 3 ये राजवंश थे, इनको हमने देख लिया। इनमें आपको ध्यान रखना, सबसे पहले हमने इंडो बैक्ट्रियन को देखा था, फिर इसके बाद शकों को, फिर पहलों को और इसके बाद कुषाणों को। हमारे पास हूण बचे हैं, हूणों को आप रोक लीजिए, ये बाद में समझेंगे। अभी बीच में समझेंगे तो गुप्तों को फिर समझ नहीं पाएंगे। जो हूण है उनको बाद में समझेंगे, लेकिन इसके पहले सातवाहन राजा जो इसके बाद आए हैं उनको समझेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सातवाहन वंश। और इसके बाद जो अरब आक्रमणकारी हैं उनको तो हमने मिडवेल में ही देख लिया था। तो हेडिंग डाल लीजिए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो राजा हैं वो अपने कह सकते हैं अभिलेखों के कारण ज्यादा फेमस हुए। इनके अभिलेख जो है वो बहुत फेमस हुए। सातवाहन वंश, इनके राजाओं को आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। एक पुराण आपको बताया गया था जिसे मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है, उसमें सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिला है। इन्हें आंध्र सातवाहन ऑब्लिक सालीवन के नाम से भी जानते हैं। सालीवन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जानकारी के स्रोत कहां से मिले हैं, तो ध्यान रखिए पुराण से आपको बताया गया था। पुराण, तो पुराणों में एक पुराण आपको बताया गया था कि जो मत्स्य पुराण है, पुराण में इन सातवाहन राजाओं का उल्लेख है। सातवाहन राजा जो है इनका उल्लेख भारतीय संस्कृति में यानी पुराणों में भी मिला है। सातवाहन राजाओं ने भारत में अपनी जो राजधानी बनाई वो पैठनपुर, जिसे प्रतिष्ठानपुर यानी महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर स्थित है, उसे बनाई। तो सातवाहन राजाओं की राजधानी पूछा जाए, राजधानी तो पैठन, जिसे प्रतिष्ठानपुर के नाम से भी जानते हैं। प्रतिष्ठानपुर ये इनकी सातवाहन राजाओं की राजधानी थी। इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया। इसके साथ साथ इनके जो सिक्के मिले हैं वो चांदी, तांबा, इसके साथ कोटीन के भी सिक्के मिले हैं। ध्यान रखना, इनकी जो कह सकते हैं भाषा थी वो प्राकृत है, जैसे कि जैन लोगों की थी। और इसके साथ साथ इनके जो सिक्के मिले हैं चांदी, तांबा और एक प्रकार के जो मिट्टी के सिक्के हैं, चांदी, तांबा, इनके सिक्के तो हमारे पास पहले से भी मिल रहे थे। नई चीज क्या थी, तो भारतीय इतिहास में अभी तक कांच के सिक्के किसी ने प्रयोग नहीं किए थे। तो सातवाहन राजाओं ने कांच के, जिसे सीसा के सिक्के भी कहते हैं, उसका प्रयोग, और इसके साथ साथ कोटीन जो एक प्रकार से विशेष मिट्टी होती है उसके भी सिक्के इन सातवाहन राजाओं ने भारतीय संस्कृति में चलाए थे। इनमें सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। सातवाहन राजाओं की एक विशेषता ये है कि ये अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ते हैं। तो प्रश्न अगर पूछा जाए, बाकी जो राजवंश है वो अपने पिता का नाम जोड़ते हैं, लेकिन ये अपने माता का नाम जोड़ते हैं। तो सातवाहन राजा, इनका संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक सिमुक था। सिमुक जो था वो संस्थापक था। इनकी विशेषता जो है, नाम में माता का नाम जोड़ते हैं। विशेषता, नाम के साथ माता का।
तो संस्थापक इसका सातवाहन वंश का सिमुक था। विशेषता नाम के साथ माता का नाम जोड़ते हैं। इसके साथ साथ सातकर्णी फर्स्ट जो है वो सातवाहन वंश का एक ऐसा राजा है जिसने खुद को दक्षिणापथपति कहा है, दक्षिणापथपति कहा है, खुद को इसने दक्षिणापथपति कहा है। इसके साथ साथ जो सातकर्णी फर्स्ट है इसकी एक रानी थी, यानी इसकी रानी, इसने एक अभिलेख स्थापित कराया है जिसे रानी नागमिका का, रानी का नाम नागमिका था, जिसे रानी नागमिका का ननय घाट अभिलेख भी कहते हैं, ननय घाट अभिलेख कहते हैं। प्रश्न ये नहीं पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि बताओ भारत में भूमि दान का पहला अभिलेख कौन सा है जिसमें यह वर्णन किया गया कि भारत में भूमि का दान किया गया है। ध्यान रखना, रानी नागमिका का ननय घाट अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें भूमि दान का उल्लेख किया गया, पहला अभिलेख जिसमें भूमि दान का उल्लेख। तो भूमि दान का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? तो रानी नागमिका का ननय घाट अभिलेख। ये सातकर्णी फर्स्ट यानी जिसने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की थी उसकी एक रानी थी। इसके बाद सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा हुआ जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जानते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, या इसे सातकर्णी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, ये इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। सबसे प्रसिद्ध शासक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बहुत सारी जो एक विशेषताएं हैं इसने वो प्राप्त की हैं। ध्यान रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने जो अभिलेख स्थापित कराए उन अभिलेखों के माध्यम से ही इसके विषय में जानकारियां प्राप्त की गई हैं। ऐसे उपलब्ध जो अभिलेख हैं उनमें एक अभिलेख जिसे रुम्मनदेई का अभिलेख भी कहते हैं, कई सारे लोगों ने इस पर जो बातें बताई हैं उसके माध्यम से ही इनके जो विवरण है गौतमी पुत्र सातकर्णी के वो इतिहासकारों ने लिखे हैं। ध्यान रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी का रुम्मनदेई अभिलेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इसने अपनी माता जो थी गौतमी वलश्री, इनके नाम को बहुत कह सकते हैं अमर बनाया। इनकी माता भी बहुत अच्छी थी, गौतमी वलश्री जो थी, उन्होंने ही इस जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इसकी माता का नाम गौतमी वलश्री था। समझ लीजिए, पढ़ते तो आप सब कुछ हैं लेकिन ऐसा आपने इतिहास में शायद बहुत कम ही देखा होगा। गौतमी वलश्री जो है इन्होंने एक अभिलेख बनवाया। इस अभिलेख में अपने पुत्र की विशेषताओं को इन्होंने दर्शाया। दोनों में इतना बॉन्डिंग अच्छी बनी, जैसे राज दरबार में पुत्र और माता का कई बार आप संयोग देखेंगे, जैसे आप शिवाजी के समय जीजाबाई का देखते हैं, इसी तरह इनके बीच भी था, गौतमी वलश्री और सातकर्णी के बीच में। तो इस तरह करके इनकी माता थी गौतमी वलश्री। गौतमी वलश्री के साथ साथ इन्हें दक्षिणापथपथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को इसे दक्षिणापथपथेश्वर कहा गया है, दक्षिणापथपथेश्वर ये इसकी उपाधि। जबकि जो पहला सातकर्णी था, सातकर्णी प्रथम, उसने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण रखी थी। इसके साथ साथ इसके जो अभिलेख मिले हैं उनमें इसको कई नामों से जाना गया है। इसे त्रिविक्रम भी कहा गया है अभिलेखों में। तो अगर पूछा जाए त्रिविक्रम किसे कहा गया, त्रिविक्रम के नाम से भी इसे जाना गया। अन्य नाम इसका एक है त्रिविक्रम। इसके समय एक जो शक राजा था नेहपान, उसे पराजित किया गया
और उसके सिक्कों पर इसने अपना नाम लिखवाया है। तो ध्यान रखना, इसने शक राजा जो था, शक राजा नेहपान को पराजित किया था। नेहपान को पराजित किया और उसके जितने भी सिक्के थे शक राजा के, उन सिक्कों पर अपना इसने नाम अंकित करा दिया था। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का आखिरी शासक था। ध्यान रखना, यानी सातवाहन वंश का आखिरी शासक कौन था? तो यज्ञश्री सातकर्णी। तो अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। इसके जो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पाए गए, उनमें शंख जो होता है उसका अंकन किया गया है। तो यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के पाए गए, उनमें शंख का अंकन आपको मिलेगा। सिक्कों पर शंख जो मिल जाए तो समझना ये यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो इतना सातवाहन वंश के बाद आपको तैयार करना है। चलिए अगली क्लास में यहीं से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।